हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट नंबर 3 कर रहे हैं देह का, ठीक है, यूपीपी से सारो के लिए। और इसके हम लोगों ने 74 क्वेश्चंस किए थे, है ना। 74 क्वेश्चंस कर लिए थे, 75 से करना। ये वीडियो तो यार कल रिकॉर्ड कर लिया था, ये पूरा रिकॉर्ड हो गया था, बट पता नहीं आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, वीडियो रिकॉर्ड होता चला गया। तो अब फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो मैं इसको इरेज कर लूँगा, तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा डिले हो गया इस वजह से, अभी मिस्टेक हो जाती है, पता नहीं चलता है, रिकॉर्ड होता रहता है वीडियो, बट वॉइस पता नहीं कहाँ चली जाती है। कोई नहीं, मैं कर ले रहा हूँ रिकॉर्ड फिर से, तो उसको देख लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, इंग्लिश वर्जन वाली, तो मैं स्कैन कर लिया हूँ, ठीक है। तो मैं अभी डाल दूंगा, ऑफिस जाने से पहले आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम विजिट कर लेना आप लोग। टेस्ट नंबर 1 तो हिंदी का ही था, तो कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 ये इंग्लिश वर्जन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। देखें यहाँ पे 75 में ये प्लांट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और दूसरी बात है, कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। देखिए मैं पहले यहाँ पे इंग्लिश टर्म्स बता दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। प्लांट समझते हैं, प्लांट ये पादप प्लांट होते हैं, कोशिका भित्ति ये सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल वॉल। और कवक यानी यहाँ पे फंजाई होता है, ठीक है। ये इंग्लिश टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे समझिए, पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पहले कोशिका भित्ति के बारे में जान लेते हैं, और एक चीज़ और आप लोग पढ़ते हैं इसके साथ साथ, सेल वॉल के अलावा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ये यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि सेल मेम्ब्रेन किस में होती है और सेल वॉल जो है वो किस में होती है। सबसे पहली बात यह है कि सेल वॉल जो है या फिर कोशिका भित्ति जो है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है, ओनली इन प्लांट्स में पाई जाती है। ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में, लेकिन ये प्लांट सेल में भी पाई जा सकती है, ठीक है, पाई भी जाती है। तो यहाँ पे मेजरली आपने क्या सीखा कि ये जो सेल वॉल है ये केवल और केवल प्लांट्स में पाई जाती है, मतलब एनिमल में नहीं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लांट्स के अलावा यहाँ पे बैक्टीरिया में भी हो सकता है, इसके अलावा फंजाई में भी हो सकता है, और ये शैवाल में भी हो सकती है, शैवाल यानी एलगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने माइनर डिफरेंस पढ़ा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सेल वॉल है ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कोई सेल है, उस सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवर है, ठीक है, कवर है, ये सेल वॉल होती है। और खासतौर से देखिए, अब आपने ये आप जान के ये सेल है, आउटर मोस्ट जो कवर है ये सेल वॉल है, तो इसका संबंध किससे होगा? ज़्यादातर इसका संबंध है प्रोटेक्शन से। ये प्रोटेक्शन किससे दे रहा है? ये सेल वॉल प्रोटेक्शन किससे कर रही है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो आप यहाँ पे कीवर्ड क्या याद रखना है, सेल वॉल जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डील करती है, जबकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे सेल वॉल में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये इंटरनल इन्वायरमेंट से डील करती है। क्लियर है? अब आ जाइए दूसरे फैक्ट पे कि ये बनी किसकी होती है। सेल वॉल आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा पहले भी, ये पैक्टिन की भी बनी होती है, ठीक है। एक इन्होंने सेलुलोज लिखा भी है, तो ये सेलुलोज की भी बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे फंजाई के बारे में बोल रहा है, तो ये भी ठीक है कि फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे दोनों बातें ठीक है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आइए 76 में, पहले इसको मिटा लें। अब ये डबल मेहनत होती है ना, तो फिर मूड खराब होता है रिकॉर्ड करने में। देखिए आसान सा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये जाइलम फ्लोएम आप लोग पढ़ के रखे हैं, और इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं? जाइलम से हम लोग जल याद रखते हैं, और फ्लोएम से हम लोग फूड याद रखते हैं। यानी जाइलम, देखो जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार के क्या है? ये टिश्यूज हैं, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज है ना, बोला जाता है। संबंधी है ऊतक, और ऊतक क्या है? ऊतक एक तरह की सेल ही है, सेलों से बनी होती है टिश्यू। और इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट वाली बात क्या हो रही है? क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? देखिए पौधों को भी तो फूड चाहिए ना, तो पौधे अपना फूड बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करने के लिए पौधों को और भी ज़रूरत होती है, जैसे जल की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है ना, तब फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। यानी फोटोसिंथेसिस से अल्टीमेटली फूड बन रहा है। तो ये जो फूड है, तो ये किसी एक हिस्से में बन रहा है ना, तो इसी एक हिस्से से पेड़ के बाकी हिस्सों में ये फूड पहुँचाने का जो काम है, यही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, और यही काम करता है जाइलम और फ्लोएम। अब ऐसा थोड़ी ना कि फोटोसिंथेसिस पेड़ के हर एक भाग में हो रहा है ना, जड़ में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तने में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और डालियों में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ऐसा नहीं होता, पौधों की पत्तियों में ही तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इन पत्तियों से बाकी बाकी हिस्से में ये फूड जाएगा, तभी तो वो जीवित रहेगा। तो यही चीज़ ट्रांसपोर्ट करना है, ये जो फूड बना है फोटोसिंथेसिस से। फूड अल्टीमेटली है क्या?
फूड क्या है, ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज ये जो बन रहा है ये बाकी हिस्से में अगर पहुंच जा रहा है, इसका मतलब है जाइलम फ्लोएम ठीक से वर्क कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी बात बोली कि फोटोसिंथेसिस तने के द्वारा नहीं होता है, तो ये हमेशा सत्य नहीं होता है। ये मैंने आपको शायद पिछले साल करंट अफेयर्स के वीडियो में पढ़ाया था, जब हम लोग करंट अफेयर्स करते थे डेली बेसिस पे। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस का जो तरीका है हर एक प्लांट का एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है। अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं, जैसे C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, और एक प्लांट होते हैं कैम प्लांट। ये फोटोसिंथेसिस के तरीके हैं, ठीक है। ये दरअसल पाथवे के नाम है। पाथवे का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के जो चरण है वो चरण कैसे कैसे हैं। C3 पाथवे को कोई प्लांट फॉलो करता है, कोई C4 पाथवे को फॉलो करता है, कोई कैम पाथवे को फॉलो करता है। ये एक बार RO में पूछा गया था क्वेश्चन। कैम प्लांट्स 4 ऑप्शन दिए थे, चारों प्लांट्स के नाम दिए थे, पूछा था कि इसमें कैम प्लांट कौन सा है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। बट यहाँ पे इतना जान लीजिए आप कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तने के द्वारा भी कर लेते हैं, ठीक है, स्टेम के द्वारा भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उस पेड़ में पत्तियां ही हों, पत्तियां नहीं भी हैं तो तना जो है, तना भाग जो है प्लांट का, ये तना भी फोटोसिंथेसिस कर डालता है और वो अपना फूड बना लेता है। देखिए यहाँ पे जल की बात हुई ना, जल को एब्जॉर्ब कौन सा भाग करता है, तो जल तो सॉइल से आएगा प्लांट में, और सॉइल में क्या है, जड़ है ना प्लांट की। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत अच्छा फैक्ट है, आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए मैं पहले इरेज कर लूँ थोड़ा सा, तब और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आ रहा माइंड में कि नहीं आ रहा है, ये जो जाइलम है और फ्लोएम है ये होते कहाँ पे हैं, यहाँ पे आप समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि जाइलम पौधे के कौन से हिस्से में पाया जाता है और फ्लोएम पौधे के कौन से हिस्से में पाया जाता है। तो जाइलम से आपने जल तो सीख ही लिया, ठीक है। जल जो वाटर है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है जड़ों के द्वारा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जाइलम पौधे के जड़ में भी पाया जाता है, यानी ये जो जाइलम टिश्यू ये जड़ में पाया जाता है, ये तने में भी पाया जाता है, और ये पत्तियों में भी पाया जाता है। इतना क्लियर है। जबकि ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम का कोई भी संबंध नहीं है वाटर से, ठीक है, तो इसको जड़ से हटा दो। ये जड़ में नहीं पाया जाता, ये तने में पाया जाता है और पत्तियों में पाया जाता है। इतना क्लियर है। यहाँ पे अलग क्या चीज़ है, ये जड़ में नहीं पाया जाता। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि जड़ में ये जो जाइलम है ना, जाइलम यही वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और यही फिर फर्दर प्लांट में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे आंसर बी निकल के आ गया था। देखें 77, पहले तो मिटाना है, एक काम और बढ़ गया मिटाने का। देखें यहाँ पे 77 में निम्नलिखित उपकरण में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने में नहीं होता है। एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पेसमेकर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप और ऑटो एनालाइजर। देखिए पेसमेकर समझते हैं, पेसमेकर का तो भाई ये तो हृदय में लगता ही है। हार्ट जब नेचुरली पंप करना बंद कर देता है तो फिर पेसमेकर की सहायता ली जाती है, ठीक है, ये फिर पंप कराता है हार्ट को। तो इसका संबंध तो सीधा सीधा हार्ट से है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये भी ठीक है, स्टेथोस्कोप इससे भी असामान्यता का पता लगाते हैं। जबकि ये जो ऑटो एनालाइजर है इसका संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका वर्क तो अलग है। इसका तो यूरिया लेवल मेजर करना होता है, इसका काम कोलेस्ट्रॉल लेवल मेजर करना होता है, ग्लूकोज को चेक करना होता है, ठीक है। तो इसका कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज जो है इसका संबंध नहीं है ऑटो एनालाइजर का। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। स्टेथोस्कोप तो जान ही रहे होंगे, डॉक्टर लोग पहने रहते हैं, लगाते हैं, आपके हार्ट की गतिविधि को वो देखते हैं इससे। देखें 78, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। देखिए ये ह्यूमन बॉडी में जो वाटर बैलेंस का काम करता है, मेंटेन करता है, इस हार्मोन का नाम है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जस्ट फैक्चुअल है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, वाटर बैलेंस याद रखना। देखें 79, देखें लैंगर हैंस की द्वीपिका जो है निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है। ये तो आसान है, हम लोग इंसुलिन पढ़ते हैं, है ना। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है जल्दी से बताइए। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है ना, हार्मोन का नाम है जो मेज़र करता है, जो कंट्रोल करता है, मेज़र नहीं बोलना चाहिए, कंट्रोल बोलना चाहिए, कंट्रोल करता है आपकी शुगर लेवल को, है ना। आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है इसको कंट्रोल करता है। यानी इसका जो सिक्रेशन है, सिक्रेशन यानी स्त्रावण है, ये होते रहना चाहिए। अगर कम होने लगा तो फिर दिक्कत है ना, खतरा है। ज़्यादा होने लगा तब भी खतरा है। और ये एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसा रोग है, ये डायबिटिक है ना। डायबिटिक एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज तो है नहीं। आप परहेज करके जितना कंट्रोल कर सकते हो कर लीजिए। तो डायबिटिक होना कितना खतरनाक है ना, डायबिटीज़ अब तो कॉमन हो गई है डिसीज। और इंसुलिन को रिलीज कौन करता है, लैंगर हैंस की द्वीपिका रिलीज करती हैं। और ये पाई कहाँ जाती हैं, ये पाई जाती हैं पेनक्रियाज में, अग्नाशय में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ये इंसुलिन जिस जगह से निकल रहा था ह्यूमन बॉडी से, उसी जगह का नाम इन्होंने बता दिया था। लैंगर हैंस एक फिजिशियन थे, उन्हीं के नाम पर ये पड़ गया फिर नाम। तो खोज तो की ही थी, तो खोजकर्ता के नाम पर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 80 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो मैं इसी को डिक्टेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा हमारा भी समय बच जाएगा
और आपका भी बचेगा ही। देखिए 80 में है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। वर्णी लवक यानी ये क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। देखिए शैवाल के तो तमाम रंग होते हैं, ब्राउन रंग के एलगी होते हैं, रेड रंग के भी एलगी होते हैं, और हर एक रंग के लिए अलग अलग यहाँ पे वर्णी लवक रिस्पॉन्सिबल है। देखिए तो ब्राउन कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है इसे फियोप्लास्ट बोलते हैं, जो पहले ऑप्शन में लिखा है, तो इसके लिए आप ब्राउन कलर याद रखना। और ये जो रोडोप्लास्ट है ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन में रेड कलर के लिए पूछा गया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, रोडोप्लास्ट। लाइकोपिन तो समझते हैं, टमाटर के लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है लाइकोपिन, और जेंथोफिल जो है ये येलो रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हो जाएगा। देखें 81 देखें, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ लेते हैं सीरम क्या चीज़ है। सबसे पहले ब्लड पे आ जाइए। ब्लड क्या है? ब्लड में हम लोग समझते हैं कि ये 60% तो प्लाज्मा है इसमें, है ना, 60% प्लाज्मा है। ये अजीवित तरल पदार्थ है प्लाज्मा। इसमें एक चीज़ जानिए, प्लाज्मा जो है इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, ये फिब्रिनोजन के नाम से। ठीक है, फिब्रिनोजन के नाम से एक प्रोटीन पाई जाती है। अगर इसी प्लाज्मा से इस प्रोटीन को निकाल देंगे तो ये फिर सीरम बन जाता है। ठीक है, इसी को ये सीरम बोल दे रहे हैं। यानी आपको प्लाज्मा से क्या निकाल देना है? ये फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है इसको निकाल देना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। यानी इस प्रोटीन के निकालने के बाद जो रिमेनिंग प्लाज्मा बचा है वही आपका क्या है? सीरम है। देखें 82, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नाम का एक पोर्टल है। ठीक है, ई नाम का एक पोर्टल है। इसका शुभारंभ कब किया ये पूछा गया। न्यूज में बना रहता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। खैर ये शुभारंभ तो 2016 में किया गया था। ये 2016 याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन कठिन होते हैं ईयर वाले। ठीक है, बट लीड लेना है ना तो याद रखना पड़ेगा। ये नाम का मतलब क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, है ना, यही है। देखें 83, यहाँ पे पूछा गया श्रम गहन उद्योग जो है इसके अंतर्गत कौन सम्मिलित है। श्रम गहन समझ रहे ना, मतलब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है, मतलब जहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेबर बिना काम नहीं चल पाता है। होटल में चाहिए भाई, बिल्कुल ठीक है, रेस्टोरेंट में भी चाहिए और खानों में भी चाहिए, गैरी कोयले की खदान। ठीक है, यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा। देखें 84 देखें, इसको मिटा लेते हैं, दोबारा से समझाता हूं। आप लोग जब तक कथन और कारण पढ़िए। कथन में लिखा हुआ है कि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। पहले यहाँ पे जो टर्म्स है उनको समझिए। यहाँ पे एक मौद्रिक आय लिखा हुआ है, एक वास्तविक आय लिखा हुआ है। वास्तविक आय यानी ये रियल इनकम होगी। ठीक है, ये रियल इनकम, और मौद्रिक आय का मतलब है मॉनिटरी इनकम। मॉनिटरी इनकम, अब इनको समझते हैं कि है क्या ये। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आप आर बन गए। ठीक है, आर बन गए, आपकी सैलरी 75,000 रुपये है। ठीक है, तो ये जो आपकी इनकम है, ये जो आपको इनकम मिल रही है सैलरी के रूप में, इसी को बोलते हैं मॉनिटरी इनकम। ठीक है, ये आपकी 75,000 मॉनिटरी इनकम होगी। लेकिन आपको देखना है कि इस 75,000 में आपकी बेसिक इनकम भी है, इसमें आपका डीए भी है यानी महंगाई भत्ता भी है, इसमें आपको एचआरए भी दिया जा रहा होगा, है ना, रहने के लिए यहाँ पे पैसा दिया जाता है। आप रेंट पर रहेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं इसे। डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो ये जो महंगाई भत्ता है ये तो इन्फ्लेशन के ऑर्डर में मिल रहा है ना, जितनी महंगाई है मार्केट में उस हिसाब से पैसा मिल रहा है। यानी ये जो डी आपको मिला है इससे कोई आपको फायदा थोड़ी ना हो रहा है, ये तो एडजस्ट करने में पैसा आपका यूज हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए। 5,000 रुपये आपका ये जो आप रेंट पर रह रहे हैं ये आपका किराया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी 5,000 ना हो गया 10,000 हो गया, तो सरकार ने सैलरी में आपका एचआरए जो मिल रहा था पहले 5,000 ये भी 10,000 कर दिया। तो ये जो बड़ी है सैलरी आपकी 5,000 रुपये, एचआरए 10,000 कर दिया, तो इससे आपको कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो किराया 10,000 हो गया, हमारी सैलरी में भी हमें एचआरए 10,000 मिल रहा, तो क्या परिवर्तन है? कुछ भी परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी मॉनिटरी इनकम है इससे आप इन्फ्लेशनरी इफेक्ट निकाल दीजिए। ठीक है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट निकाल दीजिए तो आपकी रियल इनकम बन जाएगी। क्लियर है, समझ आया? तो ये बात उन्होंने लिखी है कि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये आपने सीखा यहाँ पे एग्जांपल से। कारण में लिखा है बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देती हैं। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे दोनों बातें सही हैं और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे चला देखा 85 देखिए, 85 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है। कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो कैपिटल फॉर्मेशन बचत सृजन से भी होती है, बचत के निवेश से होती है, बचत के संग्रहण से भी होती है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोडक्शन सेक्टर जो है इसमें ये कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं सभी। लेकिन 86 जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? जस्ट फैक्चुअल है, आपको याद रख लेना, मॉरिस डी मॉरिस ने। ठीक है, मॉरिस डी मॉरिस ने। देखिए 87 वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म अमाउंट की बात कर रहे हैं तो ये जो लोन दिया जाता है लिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, इसे इंडियन करेंसी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इंडियन करेंसी मार्केट। चलिए 88 देखा, डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये बात एम्बर बॉक्स सब्सिडी के बारे में इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है। ठीक है, ये कैसे होता है इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट वाली बात कैसे हो रही है? इसमें होता है कि एक कंट्री कोई प्रोडक्ट बहुत सस्ता बना देती है, अगर बाकी कंट्री से हम कंपैरिजन करें तो इससे दिक्कत होती है। ये जो बॉक्स लिखा है इसे कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। ठीक है, ब्लू रेड ग्रीन क्या है, ये कुछ नहीं है, डब्ल्यूटीओ की टर्मिनोलॉजी है बस। वो सब्सिडी को ना बॉक्सेस के फॉर्म में डिफाइन करता है। मतलब ये जो ट्रैफिक लाइट है ना, उसी ट्रैफिक लाइट का जो कलर है, ट्रैफिक लाइट के जो कलर है इसी के फॉर्म में इनको इन्होंने बनाया है। एम्बर जो है ये भी कलर का ही नाम है। ठीक है, एलवेज कलर रहता है। देखें 89 यहाँ पे श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? पहली बात ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। दूसरी बात है कि ये पेंशन स्कीम है। ठीक है, इसमें आपको धीरे धीरे जमा करना है और आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। एलिजिबिलिटी है 18 साल से 40 साल, यानी जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस स्कीम के लिए मतलब आप 18 साल के बाद पैसा जमा करेंगे धीरे धीरे हर एक महीने। ठीक है, या फिर एनुअली जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया होगा, और 40 साल तक करेंगे जब 40 साल के बाद आपको फिर एक भी पैसा जमा नहीं करना है, फिर आपको इंतजार करना है जब आप 60 साल के हो जाए। ठीक है, 60 साल के हो जाएंगे तो आपको हर महीना 3,000 की पेंशन मिलेगी। अब यहाँ पे चार्ट नहीं मेरे पास है कि कितना आप जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम क्या है, और पेंशन की मिनिमम लिमिट क्या है और मैक्सिमम क्या है। ठीक है, वो सब इतना नहीं जानना है हम लोग, बस इतना याद रखना कि पेंशन स्कीम है, एलिजिबिलिटी 18 से 40 है।
और ये है किसके लिए, ठीक है, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से संबंधित है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। हाँ, इसमें ये जरूर है थोड़ा कि आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे 18 साल के बाद, ठीक है, आप 30 साल के हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। तो आप जितना पैसा हर महीना भरेंगे किसके रूप में, प्रीमियम के रूप में, उतना ही सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। ये ठीक है। जैसे आज की डेट में एनपीएस के बारे में है, ठीक है, आप जब आर बन जाएंगे तो आपका एनपीएस कटेगा, 10% कटता है आपकी ग्रॉस सैलरी का। तो ये मान लीजिए 75,000 मिल रहा है ना, तो 7500 रुपये एनपीएस में कटेगा। एनपीएस में आपके एनपीएस के खाते में आपके पुराने अकाउंट में जमा हो जाएगा, लेकिन साथ में 7500 सरकार भी जमा करेगी, तो कुल मिला के हर महीना आपका 15,000 जमा होगा, ठीक है। उसी तरीके का सीन यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो गवर्नमेंट वाली कॉन्ट्रीब्यूशन की बात है ऐसे समझ लीजिए। देखें 90 देखें कथन में लिखा है सार्वजनिक परियोजना जो है पब्लिक प्रोजेक्ट पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। ये बात आर्थिक मंदी का यहाँ पे दौर है, समय है, और उस समय पे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं खासतौर से पब्लिक स्कीम पर, पब्लिक प्रोजेक्ट पर, तो ये सही स्टेप है। और ये सही स्टेप क्यों है, इसका रीजन लिखा हुआ है, सार्वजनिक व्यय जो है ये उत्पादन वृद्धि को प्रमोट करता है, ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है इसको भी बढ़ावा मिलेगा। दोनों बातें सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्लियर है। चलिए 91 देखिए, ये आसान सा प्रश्न यहाँ पे पूछा है, वित्त मंत्रालय फाइनेंस कमीशन फाइनेंस मिनिस्ट्री के कार्य यहाँ पे बताना है। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में, 280 में है ना, 280 पढ़ता है। देख लीजिए क्या काम है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी जो है इसका निर्धारण करना, ये ठीक है, मिनिस्ट्री का काम है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, ठीक है, मिनिस्ट्री का काम है। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करना, ये सरकार का काम नहीं होता है, ये आरबीआई का काम है, या फिर किसी कंट्री का जो रिजर्व बैंक है या फिर सेंट्रल बैंक है वो काम करता है। तो तीसरा ऑप्शन आप निकाल दीजिए, जो वित्त मंत्रालय का काम नहीं है। बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाना, ये सारी बातें मिनिस्ट्री के बारे में सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट निकाल दीजिए तो 1 to 4 हो जाएगा करेक्ट। देखिए 92 अभी पूछा है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन जान लीजिए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन जाने रही है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ये सामान्य स्थिति बेरोजगारी बोल रहा है। प्रचंड बेरोजगारी, ये डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, प्राइमरी सेक्टर में, है ना, कृषि क्षेत्र में मिलता है ना। जैसे 8 लोगों की जरूरत है, आप वहाँ पे 16 लोग लगाए हैं, तो बाकी ये जो 8 लोग हैं एक्स्ट्रा जो लगे हैं 8 लोग, उनकी प्रोडक्टिविटी तो जीरो है ना, तो इसी को बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। चलिए 93 ये भी आसान सा क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत बता दीजिए। ह्यूमन कैपिटल का आप कैसे फॉर्मेशन करेंगे, शिक्षा में निवेश कराइए, ठीक है, कार्यस्थल प्रशिक्षण दीजिए, प्रवसन, स्वास्थ्य में निवेश, सूचना, सारी चीज़ें मानव पूंजी निर्माण कर रही हैं, सभी हो जाएगा। ये मानव पूंजी तो समझ रहे हैं ना भाई, सबसे बड़ी पूंजी क्या है, मानव से बड़ी तो पूंजी नहीं हो सकती ना। आप खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, आप फ्यूचर में इतना कैपिटल फॉर्मेशन कर देंगे कि पूछना ही नहीं है। चलिए 94 देखिए, इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि का मतलब है इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, जंगलों को काट के वहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे कल्टीवेट करके फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे ये रोटेशन में करते रहते हैं, इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। क्लियर है। लेकिन 95 यहाँ पे कुछ रेवोल्यूशन है, बता दीजिए। लाल क्रांति जो है ये टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है ये फर्टिलाइजर से संबंधित है। पीली क्रांति ये तिलहन से संबंधित है, तीनों सही है यहाँ पे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी कल। गोल क्रांति जो है ये ध्यान रखना, ये टमाटर से मत लगा देना, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, ठीक है। आलू गोल से लगता है ना कि टमाटर गोल है, आलू गोल है, तो ये गलती हो जाती है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो हो जाती है। 2016 या 2000 रिपीट हुआ था जब एग्जाम, 2016 का एग्जाम कैंसिल होकर 2020 में भी हुआ था, उसमें शायद पूछा था, कर लेंगे। चलिए देखें यहाँ पे 96 देखें, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया था। क्वेश्चन पुराना है लेकिन अक्सर न्यूज़ में बना रहता है जेंडर बजटिंग, तो ध्यान रखना है, इसका प्रारंभ किया गया था ये केंद्रीय बजट 2005 और 6 में, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। देखिए 97, इसको तो देखते हो, घर पर देखते हो, हम लोग की माँ वगैरह हैं जो है वो करती रहती हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं, ठीक है। सफाई होती है ना, पायल करदोनी वगैरह साफ करती हैं मम्मी लोग, तो वो क्यों करती हैं, क्योंकि काली परत चढ़ जाती है सिल्वर सल्फाइड की। खैर उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, बट चांदी जो है एजी बोलते हैं ना, एजी इसका सिंबल होता है। एजी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, और ये जो सिल्वर सल्फाइड है इसी से ये ब्लैकिश हो जाती है, ठीक है, सिल्वर। तो ठीक है, यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड की जगह कुछ और नाम भी लिख के पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न में, तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि और दूसरा नाम भी लिख देगा ना तब भी सही लगेगा। आगे चले, देखें यहाँ पे 98 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र इंडस्ट्रियल सिस्टम का सही क्रम है। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री यानी कारखाने में क्या हो रहा है, मशीन है ना, मशीन रखी है, मशीन काम कर रही है, मशीन को कुछ इनपुट दे रहे होगे, फिर मशीन अपना काम कर रही होगी, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। काम करके कुछ प्रोडक्ट दे रही होगी आउटपुट के फॉर्म में, है ना, तो ये आउटपुट हो गया, तो यही है प्रोसेस, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही लिखा है। देखें 99 देखें, आसान सा प्रश्न है, बस देखना भर है। एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, आईने में देखने पर प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ये मिरर इमेज पूछ रहे हैं, ठीक है, आईना लिखा है ना, मिरर इमेज, ध्यान रखना, एक मिरर इमेज भी होती है, एक वाटर इमेज भी होती है, और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे मिरर पूछा है तो यहाँ पे पहले 7:20 बना लो, ये साइड में मैंने बनाया है 7:20, यही हुआ, मिरर लगा दिया, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये मिरर लगा दिया, ये मिरर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, बस सुइयों को उल्टा कर दीजिए, घंटे वाली सुई जो 7 पे है वो उस तरफ दिखेगी, और जो मिनट वाली है वो 7 की तरफ दिखेगी, है ना, तो ये वाला फिगर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बज रहा है, 4:40 हो रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। कर लेंगे ना, ये तो आसान होते हैं। देखें ये 100 में क्या पूछा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, कबड्डी खेल गई यहाँ पे। देखिए यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है
तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5वें दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, 21वां दिन है, 21वां दिन है, ये बोल रहे हैं 21वीं तारीख के 5वें दिन बाद, तो पहले हम वो दिन ही निकाल लेते हैं ना, कौन से दिन की ये बात कर रहे हैं। ये 26वें दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 26वें दिन कौन सा दिन होगा? ये बातें सीधी भी पूछ सकते थे कि 26वें दिन कौन सा दिन होगा, इतना लिखने की क्या जरूरत थी? वो तो इसलिए लिखा जाता है ताकि आप 26 की जगह 25 कर लें या फिर 27 कर लें, है ना। मिस्टेक कराना है आप लोगों से एग्जामिनर को। तो अब पढ़िए, पहली बात ये लिखिए कि इसी महीने का जो तीसरा दिन है वो सोमवार है। तीसरा दिन जो है ये सोमवार है, ठीक है। तो हम साथ साथ जोड़ के आगे बढ़ ले रहे हैं, साथ ही तो जोड़ोगे ना। अगर इसमें 7 जोड़ दिए 3 में तो 10 तारीख हो गई, तो 10 को भी सोमवार ही रहेगा, 17 को भी सोमवार रहेगा, है ना। 17 के बाद 7 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24, यानी 24वें दिन भी सोमवार रहेगा। इतना क्लियर है? तो 24 तक तो हम लोग आ गए, 24 तक आ गए। 26वां चाहिए तो 24 को सोमवार है, 25 को मंगल हो गया, 26 को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए 101 देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको बताएं या फिर आगे बढ़ें? कर लेंगे ना। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। वैसे है आसान, टीचिंग शब्द का इन्होंने कोड जो बनाया वो चीटिंग बनाया है। टीचिंग में जो लेटर है ना वही चीटिंग में भी है सारे, बस देख लेना कि किसकी जगह कौन बैठा दिया, रिप्लेस किया होगा। जैसे टीचिंग को देखिए, टीचिंग में जो चौथा लेटर है सी, और जो कोड बनाया सी को उन्होंने पहले कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह ग्रेडियंट में जो चौथा लेटर है डी, अब जो कोड इसका बनेगा वो डी से ही शुरू होगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। और टीचिंग में और ग्रेडियंट में दोनों में ही 8-8 लेटर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए चीटिंग में जो दूसरा लेटर एच है, अब यहाँ पे देख लीजिए टीचिंग में ये 5वां था, तो 5वें को ये दूसरे पे बैठा दिए, तो ग्रेडियंट का 5वां लेटर आई है, तो आई को अब डी के बाद बैठा दीजिए, यानी दूसरा लेटर, तो डी आई हम लोग का कोड बन गया। तो डी आई से तो ए और बी दोनों ऑप्शन है, तो इसी तरीके से चेक कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए 102 में क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए तथा दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो जो पहले नॉर्मल है उसको पहले बना लीजिए, ठीक है। फिर जो चेंजेस उन्होंने बोले हैं वो बाद में करेंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। फर्दर डायरेक्शन में क्या होगा? ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट और साउथ हो गया, और ये नॉर्थ और वेस्ट हो गया। ये तो समझ पा रहे हैं ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट लिखा तो ये नॉर्थ लिख दिया और ये ईस्ट लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। दक्षिण पूर्व है कहाँ? ये दक्षिण पूर्व है, इसको पूर्व बोल रहे हैं, यानी ये 45 डिग्री यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं ना, यही ना ईस्ट। और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम में हुआ, इसको दक्षिण कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये 45 डिग्री शिफ्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डायरेक्शन पूछे उसमें 45 शिफ्ट कर दीजिए। अभी पूछ रहे हैं उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर है 45 डिग्री शिफ्ट कर दो, तो 45 शिफ्ट करोगे तो ये जो नॉर्थ वेस्ट है ये नॉर्थ की जगह आ जाएगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट। क्लियर है? चलिए 103 देखिए, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, व्यक्ति की पोजीशन मान लीजिए, ठीक है, ये है, और इसका फेस किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है, ठीक है। फिर वह बाएं घूमता है, इसका बाएं क्या होगा? बाएं तरफ होगा, ठीक है। बाएं घूमता है 10 मीटर चलता है, यानी ये फाइनली चल कैसे रहा? ये इस तरीके से चल रहा है, ये 10 मीटर चल दिया। फिर दाएं घूमता है, ठीक है, अब इसका दाएं क्या होगा? दाएं ऐसे होगा, और कितना चल रहा है? 5 मीटर चल रहा है, ठीक है, 5 मीटर लिख लिया। फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है, 5 मीटर दक्षिण की ओर चला दिए। वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, 5 मीटर पश्चिम की ओर चला दिए। ये पोजीशन हो गई, ठीक है, ये पोजीशन हो गई। मैं जूम कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये इसका मूल स्थान है, ठीक है। मैं इसको ए पॉइंट दे रहा हूँ, और वर्तमान स्थिति क्या है? ये बी पॉइंट पे है, तो बी पॉइंट की स्थिति ए से किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आसान था। देखें 104, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, भाई मेरे पिता की पत्नी, यानी वो अपनी मम्मी की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक मम्मी होगी, मम्मी के इकलौते पुत्र यानी वो खोद हो गया, इकलौते पुत्र की पुत्री यानी आदमी की ही बेटी हो गई है। ये जो लड़की बैठी थी इस आदमी की बेटी ही है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार का संबंध रखती है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लड़की का संबंध कभी कभी आदमी से पूछेगा, आदमी का संबंध लड़की से पूछेगा, दोनों ऑप्शन में देखेंगे, आपको पुत्री भी ऑप्शन में दिखेगा और पिता भी दिखेगा, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? लड़की का संबंध आदमी से पूछा, तो लड़की उस आदमी की क्या है? पुत्री है, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया यहाँ पे, हो जाएगा। चलिए 105 देखिए, यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसका सिंपल तरीका तो है कि दोनों को जोड़ो और एक घटा दो, है ना, ये होता है। यानी आप 16 जोड़िए और 15 जोड़िए, एक घटा दीजिए, तो उत्तर आपको सीधा सीधा मिल जाता है, 30 उत्तर हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप 16 लिखा है तो आप 16 मार्क कर लीजिए, है ना, ऐसे लिख के, ऐसे डॉट डॉट बना के 16 लिख लीजिए, फिर तो काउंट कर लीजिए, नीचे से 15 काउंट कर लीजिए, ऊपर से 16 काउंट कर लीजिए। एक क्यों घटा रहे हैं ना, क्योंकि एक इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये 15वीं स्थिति और 16वीं स्थिति ये सेम पॉइंट बन जाता है, तो इसको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, वो सेम पॉइंट है इसलिए घटाना पड़ रहा है, तो ये आपको 30 निकल के आ जाता है। चलिए 106 देखिए, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा? तो देख लीजिए, अल्फाबेट आप लोग जानते हैं ना, ABCD, है ना, मतलब ए बी ये तीनों में कॉमन है। अब इसी के बाद देख लीजिए, ठीक है, इसी के बाद देख लीजिए, पहले ऑप्शन में सी लिखा है ना, ये सी लिखा है, दूसरे ऑप्शन में आप सी ऑप्शन में एस लिखा है, ये तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे सी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे एन लिखा है, ये भी कैंसिल हो गया, पहले तो सी ही आएगा ना। अब लड़ाई बची है ए और बी में। अब देख लीजिए 5वां लेटर क्या है, यहाँ पे के लिखा है और यहाँ पे यू लिखा है, तो के पहले आएगा कि यू आएगा? के आएगा ना पहले, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ये आंसर कब होता है? जब यहाँ पे पूछा जाता है कि पहले कौन आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो चौथे स्थान पर पूछा है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पता चल गया, इसकी स्थिति पहले नंबर पे है, ठीक है। दूसरी स्थिति इसकी है, बी ऑप्शन की, ये दूसरी स्थिति में है। तीसरी स्थिति में क्या था? ये एन वाली स्थिति थी, ठीक है, और ये चौथी स्थिति थी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? सी ऑप्शन। समझ आया ना, मैं इसको कट कर देता हूँ, ये सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, चौथे स्थान पर पूछा ना। चलिए 107 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बनाता है? पहले बीज कर दीजिए, फिर पौधा कर दीजिए, पौधे में फिर फल हो जाएगा, फिर वही भोजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना क्रम? बीज, पौधा 1 3, फल हो गया, फिर भोजन हो गया 13 24, ठीक। चलिए 108 वही, इसमें 4 4 के पेयर बना लीजिए, पेयर 3 3 के भी बन सकते हैं। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो सिंपल तरीका क्या है, आप ऑप्शन पुट करा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे पुट करके देखते हैं हम लोग, ई ऑप्शन रख लीजिए या फिर बी ऑप्शन रख लीजिए। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है तो बी ही रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी लिख दिया, फिर यहाँ पे ए लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे ए लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे ज़्यादा लेटर लिखा करें वहाँ पे देखा कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 4 सी दिख रहे हैं और 4 ही दिख रहे हैं,
समझ में आ रहा। फिर यहाँ पे 3 सी दिख रहा है, फिर 3 ए दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्रिपल सी ट्रिपल ए है, यहाँ पे 4 सी 4 ए है, तो इसके पहले क्या होगा, 2 सी रहेंगे और 2 ए रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे ए भी दिख रहा है, यहाँ पे ए भी दिख रहा है, और इसके पहले फिर क्या रहेगा, फिर सिंगल सिंगल कर दीजिए, यानी एक सी रहेगा और एक ही रहेगा, तो हमें ए भी दिख रहा है। क्लियर है, समझ आया। तो सबसे बेटर तरीका मुझे यही लगता है कि आप पुट करके देख लीजिए। आप ए ऑप्शन रखेंगे तो यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं बनेगा, थोड़ा सा समय यहाँ पे इस क्वेश्चन में जरूर जाएगा, मतलब 1 आध मिनट लग जाएगा, लेकिन पुट करने से पिक्चर क्लियर हो जाती है, दिख जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए 109 देखिए, 109 में 3 7 23 और यहाँ पे 95 है। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए 3 में 2 से गुणा कीजिए और 1 जोड़िए तो 7 आ जाता है, ठीक है। 7 में फिर यहाँ पे 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया तो 7 आ गया। 7 में फिर 23 तक पहुंचना है तो फिर 2 से गुणा नहीं करेंगे, 2 से गुणा करोगे तो जोड़ना जाना पड़ेगा, तो 3 से गुणा करते हैं, तो गुणा 3 किया तो 7 21 हो गया, प्लस 2 जोड़ दिया, तो ये सीक्वेंस में ठीक लग रहा है। इंटू 2 किया प्लस 1 किया, इंटू 3 किया प्लस 2 किया, अब इंटू 4 कीजिए प्लस 3 कीजिए, है ना, ये सीक्वेंस बनेगा। फिर इंटू 5 कीजिए प्लस 4 कीजिए, ठीक है। तो 23 में हमें क्या करना है, 23 में गुणा करेंगे 4 का, और यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 95 आना चाहिए। तो 23 चौका कितना होता है, 23 दूनी 46, और 46 का डबल करोगे तो ये हो जाएगा 92, और प्लस 3 जोड़ दोगे तो 95 आ गया, यानी ये सीक्वेंस करेक्ट है। अब 95 में क्या करना है, 95 में 4 से गुणा करना है, और सॉरी 5 से गुणा करना है, मतलब ये वाला यहाँ पे पुट करना है, और प्लस 4 करना है। तो 95 में 5 से गुणा कीजिए पहले, तो बचपन 25 हो गया, 5 9 15 45 और 2 हासिल थी, तो ये 45 प्लस 2 47 हो गया, प्लस 4 जोड़ दीजिए इसमें, तो ये हो गया 479, है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए 110 देखिए, इन सब क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, आप सिंपल एबीसीडी लिख लीजिए फटाफट। देखिए लेख से क्या बना रहे हैं, पी ई ओ आई बना रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एल यहाँ पे स्थिति क्या है, एल की स्थिति 12 है, यहाँ पे दिख रहा है ना, एल की स्थिति 12वें नंबर पे है। एल से इन्होंने पी बनाया यहाँ पे, तो देखिए एल से पी बनने में कितना यहाँ पे शिफ्ट किया इन्होंने, प्लस 4 किया, तो ठीक है, एल प्लस अगर 4 करते हैं तो ये पी बन जा रहा है। अभी सीक्वेंस बनना चाहिए सभी में, तभी ठीक है। ए से ई बनता है, तो ए से ई भी हमें साफ साफ दिख रहा है, प्लस 4 किया, यानी ये भी ठीक है। के से फिर तीसरा लेटर ओ बना रहे हैं, तो के में जोड़ दीजिए, 4 जोड़ेंगे तो ओ आ रहा है, ये भी हमें साफ साफ दिख रहा है, 4 जोड़ रहे हैं, यानी ये लॉजिक सही है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे लगा दीजिए मीट में, पहला लेटर एम है, इसमें आपको प्लस 4 कर देना है, तो एम की स्थिति कहाँ पे, एम की स्थिति में ये दिख रही है, और इसमें प्लस 4 करेंगे तो 1 2 3 4 क्यू आ जाएगा, यानी पहला लेटर क्यू रहेगा हमारे उत्तर का, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ए और बी बचा। इसी तरीके से दूसरा लेटर देखिए, मीट में दूसरा लेटर ई लिखा है, ई में हमें प्लस 4 जोड़ना है, तो ई को देखिए ई ए है, प्लस 4 जोड़िए तो आई आ जाएगा, यानी क्यू दूसरा लेटर आई बी ऑप्शन में दिख गया। क्लियर है। चलिए 111 देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। एवरेज टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है यूपी की वो नियर है ना, कर्क रेखा से निकट है, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए कर्क रेखा से ये इंडिया के कितने स्टेट्स क्रॉस होते हैं, जल्दी से बताइए। गुजरात होता है, राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश होता है, यूपी नहीं होता है, ठीक है। एमपी के बाद क्या होता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए, 8 हो गए। 8 स्टेट्स हम लोग पढ़ते हैं जो कर्क रेखा को क्रॉस करते हैं, या फिर कर्क रेखा जिनको क्रॉस करती है। चलिए 112 देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है। भाबर क्षेत्र हुआ, खादर क्षेत्र हुआ, ये सारे क्षेत्र आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ के रखे होंगे, ठीक है। यानी जो हिमालय आपको माउंटेन दिख रहा है, सबसे निचली वाली जो लेयर है उस माउंटेन की, या फिर सबसे लोएस्ट लेयर को जो बोलते हैं उसे शिवालिक बोलते हैं। ये इस तरीके से है ना, ये आपका अपर हिमालय हो गया, ठीक है, ये मिडिल हिमालय हो गया, और ये होता है लोअर हिमालय, इसी को शिवालिक बोलते हैं, इसी को शिवालिक बोलते हैं। और शिवालिक की ही तलहटी में जो यहाँ पे कंकड़ पत्थर है, ये बड़े बड़े रोडे पत्थर जो होते हैं, इनसे बना हुआ जो क्षेत्र एरिया है, इसी को बोलते हैं भाबर। क्लियर है। और ये बहुत पतली सी पट्टी नहीं है, ये बहुत अच्छी खासी पट्टी है, कई किलोमीटर में विस्तारित है। तो आपको यही देख लेना है कि यहाँ पे लोकेशन किस राज्य किस यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की आ रही है। तो यहाँ पे लोकेशन आपको सहारनपुर की मिल जाएगी ना, लखीमपुर की मिल जाएगी, पीलीभीत की मिल जाएगी, गोरखपुर तो नीचे है ना थोड़ा, तो गोरखपुर भाबर क्षेत्र में नहीं आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप आप खोलिए तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, और पूछा भी जाता है ना, पूछा भी जाता है कि ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यूपी की नेपाल से, वो बताइए। तो आप काउंट करके देखिएगा, शायद 11 है, ठीक है, ये वेरीफाई करना इसको। देखिए 113 निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है। मछली है, तीर है, धनुष भी है, सारस नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। देखिए सोचोगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। चना कैसी फसल है, ये रबी की फसल है, ठीक है। रबी की फसल में और क्या आता है, गेहूँ आता है, मटर आता है, ठीक है, सरसों आता है, सरसों के अलावा चना आता है। रबी की फसल को बोलते क्या है, ठंडी की फसल बोलते हैं, ठीक है। ठंडी के मौसम में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। और ये बात सही भी है, चना सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, पहली बात करेक्ट है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अमरूद का जो ट्रेनिंग और ये एक्सपेरिमेंट सेंटर जो है वो प्रयागराज में। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है। पुष्प इत्र के लिए क्या फेमस है, कन्नौज फेमस है ना, कन्नौज इत्र शहर भी उसे बोलता है। अब तो देश दुनिया में भी बिक रहा है कन्नौज का इत्र, उन्नाव में नहीं है, तो ये गलत हो गया। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन निकाल दीजिए, एक और दो सही हो जाएगा। देखिए 115 यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर है, बताइए कहाँ पे। सिगरेट का निर्माण कहाँ पे होता है, सिगरेट का निर्माण गाजियाबाद में होता है, सही है। बैत की छड़ियाँ बरेली, दरी का निर्माण मिर्जापुर बहुत फेमस है। और मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है आगरा और गोरखपुर। आगरा और गोरखपुर, अलीगढ़ नहीं है। अलीगढ़ किसके लिए, यहाँ पे गलत पूछा था, डी ऑप्शन सही है। अलीगढ़ फेमस है ताले के लिए, है ना, ताला उद्योग। चलिए 116 देखिए, 115 हो गया ना, 116 देखिए। 116 में बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। बुंदेलखंड की एक गिनी चुनी ठीक ठाक सी रिवर बेतवा है ना, एक छोटी सी नदी केन भी है, धसान भी है, ये सब रिवर भी ध्यान रखें, धसान हुई, केन हुई, ठीक है। ये सारी जो नदियाँ हैं ये बुंदेलखंड की हैं। बेतवा रिवर पर हम लोग पढ़ते हैं, राजघाट भी पढ़ते हैं, डैम पढ़ते हैं, डैम के बारे में पूछा जाता है, राजघाट, माता टीला, ठीक है, माता टीला। आप एक चीज़ और पढ़ते हैं, देवगढ़ का मंदिर है ना, देवगढ़ का मंदिर, देवगढ़ जो है ये कहाँ पे है, ललितपुर में है, ललितपुर में है। और एक चीज़ के बारे में क्या बोला जाता है, देवगढ़ का मंदिर ये गुप्ता पीरियड का है, ठीक है, गुप्ता पीरियड का। और आप यहाँ पे अगर विजिट करेंगे देवगढ़ का मंदिर तो पीछे से ही आपको यहाँ पे बेतवा रिवर दिखेगी, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। तो झांसी करेक्ट है, जालौन भी लाभान्वित होता है, हमीरपुर भी होता है, बांदा नहीं होता है, ठीक है, बांदा के नज़दीक में नहीं है बेतवा रिवर, जो ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखें 117 यहाँ पे पूछा गया, ये जो फ्री टू फाइटर्स पौधे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। देखिए ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, डेजर्ट में, भी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं इनकी खूबियाँ तो आप लोग समझते होंगे ना, इनकी रूट्स जो है वो बहुत गहराई तक चली जाती हैं, ठीक है, गहराई तक चली जाती हैं, तो रूट्स बहुत लंबी हो जाती हैं। इनका पर्पज क्या है, नीचे तक जाने का, गहराई तक जाने का, वाटर के लिए, ठीक है, पानी के लिए। और आप नीचे जाएंगे तो आपको वाटर भी मिल जाएगा और सॉइल भी मिल जाएगी, क्योंकि ये जो लेयर है मरुस्थल की, ऊपर तो रेत है ना, तो रेत से नीचे जाएंगे तब सॉइल मिलेगी। चलिए 118 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है।
और इनको सेपरेटली भी यूपी पीसीएस में भी पूछा है और यारों ने भी पूछा है, कई बार पूछा है। उत्तर प्रदेश का जो लघु उद्योग निगम है ये कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इसको भी कई बार अलग से पूछा है, कानपुर में है। मैचिंग में अक्सर दिख जाता है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य औद्योगिक विकास निगम है ये भी कानपुर में है। यहाँ पे सभी सही हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखें यहाँ पे कौन सा सत्य है। काशी गंगा जो है वो लौकी की प्रजाति है। ये कठिन क्वेश्चन होता है ना, कठिन क्वेश्चन होता है, इसमें थोड़ा सा बच के रहिएगा। अगर नहीं आता है तो आगे बढ़ जाओ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बजाय माइनस करने के। काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, ये सही है। शुष्क सम्राट जो है ये धान की प्रजाति है। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है, ठीक है, तीनों सही है। तो पॉज कर लेना वीडियो को, उनको तीनों को याद रखना। काशी गंगा, शुष्क सम्राट और ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म, ठीक है, सभी सही है। चलिए ग्रीन गोल्ड तो याद रख भी लोगे, गोल्ड के नाम से चाय भी आती है। 120 देखें, कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बताएं इसको जल्दी से। ये जनजाति है खरवार, ठीक है। उसको एग्जीक्यूट कहाँ किया जाता है, सोनभद्र में। सोनभद्र में प्रजाति है, ये जनजाति है खरवार। ये खरवारी लोग इस नृत्य को करते हैं, कर्मा को। देखें 121 मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बना। अब तो देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको रटना है, याद रखना है। क्वेश्चन अच्छे हैं। हरियाणा यहाँ पे पहला राज्य बना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रेलवे नेटवर्क में, ठीक है। देखें 122 मार्च 2023 में किस, इसमें इस टेस्ट में मार्च के क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स में। मार्च 2023 में किस राज्य में थनथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। ये हम लोगों ने पढ़ा था पीसीएस 2023 जब दिए थे, उससे पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा था। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तमिलनाडु, थनथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसको नोटिफाई किया गया। देखें राज्य का 18वां है। 123 है, एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार, इसको भी हम लोगों ने सीखा था, तो याद होंगे सब। तो ये मेला आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला। इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य मतलब सेवा सत्कार, हॉस्पिटैलिटी। 124 देखें, 124 है, मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया। ये निर्णय लिया गया भारत में। भारत में बनेगा बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट। और बिम्स्टेक का जो आयोजन हुआ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बिम्स्टेक 2023 ये कहाँ पे हुई, थाईलैंड में। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक में, ठीक है, बैंकॉक। चलिए 125 देखें, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UN 2023 जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये न्यूयॉर्क में किया गया, ठीक है, यूएसए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यूएस में कितने स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। देखिए 126 प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थानों को स्थान मिला। इसमें करंट अफेयर्स में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपने पीसीएस से पहले नहीं पढ़ा हो। पीसीएस 2023 का जब प्री की तैयारी हम लोग कर रहे थे ना, एग्जाम देने से पहले सारे क्वेश्चन पढ़े थे। और यहाँ पे किसको जल्दी से बताइए, यहाँ पे जोड़ा गया था लद्दाख और मयूरभंज को, ठीक है, लद्दाख और मयूरभंज, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर कैटेगरी पूछा जाए तो ये भी ध्यान रखना, लद्दाख को एडवेंचर और फूड की कैटेगरी में यहाँ पे चुना गया था, और मयूरभंज को यहाँ पे जो रियर टाइगर है, मतलब दुर्लभ बाघ जो है, और एंशिएंट टेंपल की कैटेगरी में चुना गया था, ठीक है। देखिए 127 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में बताएं। इस रिपोर्ट को बनाता कौन है, यूनाइटेड नेशन, एसडीएस बनाता है ना, एसडीएस मतलब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। इसमें प्रथम स्थान है, इसमें प्रथम स्थान हम लोग कैसे पढ़ते हैं, फन से पढ़ते हैं ना, फन, ठीक है, फन ज़्यादा यहाँ पे प्रसन्नता ज़्यादा, फन को आप हैप्पीनेस से जोड़ लीजिए, ये करेक्ट है। भारत का इस सूची में 126वां स्थान है, ये भी ठीक है, ये ध्यान रखना। भारत की पोजीशन 126 है, दोनों बातें यहाँ पे सही है। देखिए 128 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिडनबर्ग मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। सप्रे साहब, न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए 129 बताएं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न, सुपर इंपॉर्टेंट, श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में। देखिए 130 मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, इसको क्या पढ़ेंगे, ये है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है। भारत की स्थिति 8वीं, ठीक है, पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी या फिर कंट्री बोल लीजिए, सिटी नहीं कंट्री यहाँ पे बताना है। मोस्ट पॉल्यूटेड जो यहाँ पे कंट्री है वो है चाड, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है चाड, तो यहाँ पे भारत का तो स्थान 8वां। देखिए 131 मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी, ये भी मार्क कर लीजिए। इनका नाम है सुरेखा यादव। इनके पास एक और किताब है, ये पहली महिला है एशिया की जो लोको पायलट बनी है। और क्वेश्चन थोड़ा सा और स्टेट में पूछेगा, कठिन पूछेगा तो फिर स्टेशन का नाम लिख देगा, सोलापुर स्टेशन से मुंबई, ठीक है, मुंबई में कौन सा स्टेशन है, SMMT है ना, छत्रपति शिवाजी। कीजिए नेक्स्ट कीजिए। किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया, ऐसा करने वाले पहले विदेशी नेता बने। ऑस्ट्रेलिया के PM है ना, इसको भी क्वेश्चन को पढ़ा था, अल्बनीस है ना, एंथनी अल्बनीस, ये ऑप्शन है राइट है। अभी भारत के पास कितने INS हैं, INS तो देखो बहुत हैं, लेकिन INS यानी इंडियन नेवल शिप जो होते हैं, यहाँ पे खासतौर से विमान वाहक पोत की बात हो रही है ना, यानी ये कैरियर की बात कर रहा है। कैरियर पोत वो होते हैं जो बहुत बड़ी साइज के होते हैं, जिन पे हम बहुत सारे हेलीकॉप्टर रख सकते हैं, फाइटर प्लेन रख सकते हैं, उसकी बात हो रही है। तो इस तरीके के जो हमारे पास कैरियर है वो सिर्फ 2 है, ठीक है, जो ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल में पहला है INS विक्रमादित्य और दूसरा है INS विक्रांत। एक और INS विशाल जो वास्तव में साइज में बहुत विशाल बड़ा है, INS विक्रमादित्य से भी बड़ा है, विक्रांत से भी बड़ा है, लेकिन अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। ये बन जाएगा तो 3 INS हो जाएंगे। देखिए 133 देखें, संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो है, इनका शिखर सम्मेलन दोहा में संपन्न हुआ, ठीक है। याद रखना, एक बात क्वेश्चन से पता चल रही है, संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ ये कतर में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है भूटान। भूटान अब LDC कैटेगरी में नहीं है, अब ऊपर उठ चुका है, ठीक है। देखिए 134 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ। आसियान भारत ये व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ है कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर कहाँ पे है, जल्दी से बताएं, कमेंट करके बताइए कहाँ की कैपिटल है, ये ऑप्शन है राइट है। देखिए 135 यहाँ पे भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई है। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये $2 ट्रिलियन याद रखना, ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2030 तक। ये क्वेश्चन आपसे ये डेटा पूछा जा सकता है, ठीक है। $2 ट्रिलियन 3 दे देगा, ऑप्शन में 4 दे देगा, 5 दे देगा, तो ध्यान रखना 2, ठीक है। चलिए 136 देखें, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मिथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये अनावरण इनॉग्रेशन हुआ था बेंगलुरु में।
पर्पज़ क्या है इस तरीके की बसों को चलाने का? मेथनॉल से चलेंगी बसें, भाई एनवायरमेंट, कार्बन का एमिशन कम से कम हो, है ना, यही है। 137 देखें, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क यानी अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी गई? ये क्वेश्चन तो शायद पूछा भी गया था। यहाँ पे स्टेट है उत्तर प्रदेश, शहर है वाराणसी, ठीक है। पब्लिक रोपवे नेटवर्क 138 निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय वायुसेना एयर शो कहाँ पे हुआ? एयर शो 2023, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रयागराज में, ठीक है, अभी हुआ था 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या होता है? एयरफोर्स डे होता है ना, एयरफोर्स डे। तो दोनों फैक्ट याद रखना, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और एयर शो 2023 पे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? प्रयागराज, ठीक है, संगम। चलिए, देखा होगा आप लोगों ने टीवी पे, देखा होगा लाइव टेलीकास्ट था यहाँ से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है सालिजा धामी। पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला। देखें 139, ये एक्सरसाइज पूछी जाती है। देखें ये क्या है? ऑफेंडेक्स है, फ्रिंजेक्स है, खंजर है और बोल्ड कुरुक्षेत्र है। इसमें से खंजर और बोल्ड कुरुक्षेत्र तो आसान है ना। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ होता है, जापान के साथ नहीं। तो गलत यही हो गया, ठीक है, गलत पूछा था। बाकी देखें यहाँ पे ऑफेंडेक्स जो है वो भारत और साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज इनके साथ होता है। फ्रिंजेक्स ये फ्रांस के साथ होता है। फ्रिंजेक्स यहाँ पे एफ आ रहा है ना, तो फ्रांस लगा लेंगे। खंजर तो बहुत कॉमन है, ठीक है, किर्गिस्तान के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बोलते देगा, अगर अलग से पूछेगा तो ऑप्शन उज्बेकिस्तान देगा, है ना, कजाकिस्तान देगा, तो फिर कंफ्यूज हो गए। ध्यान रखना, किर्गिस्तान, खंजर किर्गिस्तान के साथ होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, मार्च 2023 में एससीओ यानी ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है पर्यटन प्रशासन के चीफ की यहाँ पे बैठक का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ? आसान प्रश्न है, वाराणसी। ये कैपिटल भी है ना, इसको कल्चरल कैपिटल के रूप में भी चुना गया था ना। कल्चरल कैपिटल, एससीओ की जो कल्चरल कैपिटल है 2023 के लिए वाराणसी को चुना गया था। ये क्वेश्चन ही शायद पूछा गया था। तो ये हो गया टेस्ट नंबर 3 रहेगा। मिलेंगे टेस्ट नंबर 4 में। ये हिंदी का टेस्ट है, ठीक है, हिंदी का टेस्ट है। कीजिए इनको बढ़िया से रिवाइज कीजिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई भी फैक्ट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो उसको नेट से जरूर देखा कीजिए, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देख लेने से टेस्ट सीरीज का पर्पस सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज का मतलब है कि आपको यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसके बारे में सब कुछ आपको आना चाहिए, तभी प्रॉपर रिवीजन होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं टेस्ट नंबर 4 में। थैंक यू।